हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे जेपीएससी के सिलेबस का साइंस एंड टेक का एक पार्ट पढ़ लेंगे आज हम लोग। तो जैसे हम लोग क्या क्या पढ़े हैं अभी तक, तो यहाँ पे अगर हम लोग देख लें सिलेबस यहाँ पे निकाले हुए हम, तो सिलेबस में अगर हम लोग देखें तो सिलेबस में कुछ जो है जो इस बार के सिलेबस में मेंशन करा हुआ है, तो उससे रिलेटेड कोई एक टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे अगर हम लोग लाइफ साइंस के बारे में बात कर लें तो लाइफ साइंस में क्या है, बायोमॉलिक्यूल्स वगैरह के बारे में पढ़ना है, बायोमॉलिक्यूल्स, लिविंग वर्ल्ड। और इसी में एक है सेल रिप्रोडक्शन या फिर सेल साइकिल, इसमें मिटोसिस और मियोसिस दोनों पढ़ना है। ठीक, तो आज हम लोग इसी में से एक टॉपिक कोई भी उठाएंगे और उसको आज कंप्लीट करेंगे। क्लियर? तो अगर यहाँ पे देख लें इस तरीके से इस सेल रिप्रोडक्शन के बारे में, तो इसके पहले भी हम लोगों को क्या है ना, यहाँ पे सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। तो सेल स्ट्रक्चर जैसा हम लोग पढ़ते आए हैं काफ़ी टाइम से, तो सेल के बारे में पढ़े। अब यहाँ पे हम लोग क्या है, सेल का रिप्रोडक्शन यानी कि सिंपल से कह लें तो सेल डिवीज़न के बारे में पढ़ेंगे। अब सेल डिवीज़न क्या है, जिससे कि आपका क्वेश्चन आता ही रहता है, तो सेल डिवीज़न का ज़रूरत क्या है, आखिर सेल डिवीज़न क्यों करा जाता है, तो ये सब चीज़ों के बारे में देखना रहता है। तो अगर हम लोग बात कर ले, जैसे होता क्या है ना कि एक क्वेश्चन आता है कि आखिर हम लोग का तो सेल डिवीज़न मान लेते हैं, बच्चे में तो सेल डिवीज़न हो रहा है। जैसे जो छोटा सा बच्चा है तो वो देखते हैं एकदम छोटा सा रहता है, फिर बढ़ते बढ़ते 6 फीट हो जाता है। अब हम लोगों का क्या है, सपोज हम लोग परमानेंट हो गए, तो हम लोग में सेल डिवीज़न हो रहा है कि नहीं, मतलब कोशिका का विभाजन होता है कि नहीं, तो आखिर क्यों इतना महत्वपूर्ण है सेल डिवीज़न। तो इसको जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग सेल के बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये सेल क्या है। तो जैसे हम लोग क्या है बायोलॉजी पढ़ते हैं, तो बायोलॉजी का मतलब ही है जीव विज्ञान, मतलब जीवों के बारे में पढ़ना है हम लोग को। जीव विज्ञान यानी स्टडी ऑफ लाइफ, जो भी जिंदा है तो उसके बारे में पढ़ना है, जीव के बारे में, स्टडी ऑफ लाइफ। तो इसी में एक क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर ये जो लाइफ है वो किस चीज़ से बना है। आखिर हम लोगों का बॉडी है, जो भी जीवित हुए, तो ये किस चीज़ के बने होते हैं। तो होता है क्या है कि हम लोगों का जो बॉडी है उसका जो यूनिट है, मतलब जो उसका इकाई है, वो कोशिका कहलाता है, यानी सेल कहलाता है। जो भी जीवित है वो सारे के सारे कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक, तो अब ये कोशिका तो है, तो इस कोशिका के अंदर काफ़ी कुछ पढ़ना रहता है। जैसे थोड़ा सा हमको वो जानना पड़ेगा, तभी हम लोग समझ पाएंगे कि सेल आखिर टूट कैसे रहा है, सेल में डिवीज़न कैसे है, सेल का ग्रोथ कैसे हो रहा है। ठीक, तो अगर हम लोग सेल के बारे में बात करें तो कोशिका के अंदर काफ़ी कुछ होता है। जैसे हम लोग एक जो छोटा मोटा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो इसका आंसर होता है ऑस्ट्रिच एग, यानी शुतुरमुर्ग का अंडा कह सकते हैं। तो शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा कोशिका है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी अंडा है तो उसको हम लोग कोशिका कह सकते हैं। अब हर समय हम लोग माइक्रोस्कोप लेके तो रह नहीं सकते कि हम लोग सेल को सब लोग देखें, तो हम लोग को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखने के लिए क्या करना पड़ता है, इस तरीके से रियल लाइफ एग्जाम्पल से थोड़ा सा उसको रिलेट करना पड़ता है। तो अंडा जो है वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल होता है एक कोशिका का। कोई भी अंडा हो जाए, मुर्गी का अंडा हो जाए, शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाए, तो वो क्या होता है, कोशिका का एग्जाम्पल है। तो अंडे को अगर हम लोग देखें तो अंडे में क्या है ना, दो चीज़ दिखता है अपने को। एक होता है सफ़ेद रंग का पार्ट और एक होता है पीला रंग का पार्ट जनरली। तो जो पीला वाला पार्ट है वो कोशिका का न्यूक्लियस है, जिसको हम लोग केंद्रक कहते हैं। और उसके अलावा जो सफ़ेद सा पार्ट है वो उसका लिक्विड है। तो अगर हम लोग कोशिका के बारे में बोले कि कोशिका क्या है, तो जनरली कोशिका एक अंडे के से रिलेट कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें क्या होता है, इस न्यूक्लियस होता है, जिसको हिंदी में हम लोग केंद्रक कहते हैं। तो इसमें न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होगा, तो एक लिक्विड होगा, यानी द्रव्य। तो इस लिक्विड को हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब साइटो क्या है, तो जैसे हम लोगों को पता है स्टडी ऑफ सेल किसको कहते हैं, साइटोलॉजी, यानी साइटो मतलब भी कोशिका ही होता है, क्योंकि साइटो मतलब कोशिका और लॉजी मतलब स्टडी। तो उसी तरीके से यहाँ पे साइटो है, साइटो का मतलब कोशिका होता है, प्लाज्म मतलब होता है द्रव्य यानी लिक्विड। तो सिंपल सा ये कोशिका का जो द्रव्य है उसी को कहा जाता है। यानी हम लोग अगर बोले कोशिका के अंदर क्या चीज़ है, तो कोशिका के अंदर सिंपल सा दो चीज़ होता है। एक होता है उसका लिक्विड वाला पार्ट, द्रव्य वाला पार्ट, और एक होता है उसका सॉलिड सा पार्ट, जिसको हम लोग केंद्रक कहते हैं। ठीक, अब इसी के अंदर मतलब केंद्रक के अंदर भी कुछ कुछ पार्ट होगा। जैसे केंद्रक के अंदर भी क्या होता है, एक सॉलिड सा पार्ट है और इसके अंदर भी लिक्विड सा पार्ट है। तो अगर सॉलिड सा बात कर ले तो सॉलिड से पार्ट को हम लोग न्यूक्लियोलस कहते हैं,
और इसके अलावा जो इसके अंदर जो लिक्विड सा पार्ट है उसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। अभी हम बताएं प्लाज्म मतलब क्या होता है, तो द्रव्य होता है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर भी, मतलब केंद्रक के अंदर भी क्या होता है, तो एक लिक्विड होता है और एक उसका सॉलिड सा पार्ट है। सॉलिड से पार्ट को हम लोग न्यूक्लियोलस कहते हैं और उसके अंदर जो लिक्विड है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक, ये सब हम लोग को थोड़ा स्ट्रक्चर जानना है अभी। उसके अलावा इसमें क्या चीज़ पाया जाता है, तो अगर उसके अलावा देखें तो ये जो लिक्विड वाला पार्ट है जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, इसमें काफ़ी कुछ पाया जाता है, इसके अंदर ही सब कुछ है। तो इसके अंदर क्या है, तो इसके अंदर पाया जाएगा जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नाम का ऑर्गेनल्स पाया जाता है। उसके अलावा इसके अंदर ही पाया जाता है गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसी के अंदर आपका क्या है, राइबोसोम्स पाया जाता है। अब क्या है ना, ये सबका हिंदी भी क्या है ना, यही है, राइबोसोम्स को हिंदी में राइबोसोम्स ही कहते हैं हम लोग। अब इसी के अंदर क्या है आपका, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और जिसके आधे भाग में ये राइबोसोम्स होता है, कह सकते हैं। तो ये जो है इसको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं हम लोग, या फिर शॉर्ट में ER कहा जाता है। यानी कोशिका के अंदर क्या क्या चीज़ है, तो फाइनली अगर हम लोग समझें तो कोशिका के अंदर वे दो चीज़ है बस। कोई पूछे कोशिका क्या है, तो कोशिका क्या है कि जो भी जीवित है तो उसका जो बॉडी जिस चीज़ से बना है, जिस यूनिट से बना है, उसको कोशिका कहते हैं। जैसे ये घर किस चीज़ से बना रहता है, ईंटों से बना है, वैसे ही हम लोगों का बॉडी किस चीज़ का बना है, तो कोशिका का बना है। हालांकि वो कोशिका भी किस चीज़ से बना रहता है, तो परमाणुओं से बना हुआ है, एटम से बना हुआ है। जैसे हम लोग जानते हैं ना कि सबसे छोटा यूनिट क्या है, एटम यानी परमाणु होता है। जैसे जो जॉन डाल्टन ने बताया था या फिर रदरफोर्ड ने बताया है कि जो भी हमारे आसपास दिखता है सब कुछ क्या चीज़ है, तो एलिमेंट या एटम से बना हुआ, जो पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री में देखते हैं। तो हम लोगों का जो कोशिका है वो DNA है, इसी में RNA है, तो ये सब चीज़ क्या है, इन्हीं चीज़ों से बना। मतलब हमारे कोशिका में है क्या, तो कोशिका बना रहता है बायोमोलिक्यूल्स से। ठीक, अब बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है, तो इस तरीके से एटम से बना होता है। मतलब सब चीज़ को एकदम इस तरह से डिटेल में समझना पड़ता है। तो हम लोग का कोशिका क्या है, तो मॉलिक्यूल्स से बना हुआ है। यानी कि जैसे वाटर है, हमारे सब सेल में क्या चाहिए, पानी भी है, तो पानी मतलब H2O, तो H मतलब क्या है, एक एटम है हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन एटम, तो ये सब कुछ एटम से ही बना है, पूरा कोशिका उसी से बना हुआ। अब कोशिका के अंदर क्या क्या है, अगर हम लोग थोड़ा सा इसको और ब्रॉड वे में देखें, तो जैसे हम लोगों का बॉडी इस तरह से मान लेते हैं कि हम लोग का बायोमॉलिक्यूल से बॉडी बना हुआ। ठीक, बायोमॉलिक्यूल से बना। और बायोमॉलिक्यूल से क्या बनता है, तो बायोमॉलिक्यूल से बनता है सेल ऑर्गेनल्स, यानी कोशिका के भाग। और इससे बाद फिर क्या बनता है, तो कोशिका बनता है, जिससे हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूनिट है, जिसको कोशिका कहते हैं। उसके बाद बहुत सारी कोशिकाएं जब मिल जाती है तब उसको जाके हम लोग क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं, यानी उत्तक। और उसके बाद फिर क्या बनता है, तो हमारा पूरे बॉडी का कोई भी पार्ट बनता है। अगर हम लोग टिश्यू देख लें तो बहुत सारे टिश्यू होते हैं, ठीक, जैसे मसल्स टिश्यू, नर्वस टिश्यू। उसके बाद फिर ये क्या बनेगा, ऑर्गन बनेगा। ऑर्गन क्या है, टिश्यू को हिंदी में हम लोग उत्तक कहते हैं। ठीक, जैसे बहुत सारा टिश्यू है, उसके बाद ऑर्गन बनेगा। जैसे लिवर, लिवर को हिंदी में यकृत कहते हैं या फिर कलेजी भी कह सकते हैं हम लोग। कलेजी जो होता है उसको एक अपना कॉमन सा भाषा में लिवर ही कहते हैं। लगभग 1.5 से 2 kg का लिवर होता है एक एडल्ट में। अब लिवर किस चीज़ से बना है, तो कोशिकाओं से। पहले कोशिका हुआ, कोशिका से एक मांस बना जिसको हम लोग टिश्यू कहते हैं या उत्तक कहते हैं, फिर उससे पूरा लिवर बन गया। ठीक, तो इसी तरीके हो गया किडनी। किडनी भी किस चीज़ से बना है, तो कोशिकाओं से बना, फिर टिश्यू से बना, फिर जाके क्या बना, किडनी बना। तो ये सब जो ऑर्गन है इसका अपना अपना काम होता है, अपना अपना सिस्टम होता है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, खाना पचाने के लिए एक अपना एक काम चल रहा है, एक अपना सिस्टम चल रहा है। खाना पचाने के लिए क्या क्या जरूरत है, तो हम लोग को मुंह चाहिए, मुंह से खाना गया, उसके बाद एक पाइप चाहिए जिसको एसोफेगस या फूड पाइप कहते हैं, उसके बाद वो पेट में गया, तो ये सब ऑर्गन है उसके। तो सारे ऑर्गन, उसके बाद छोटी आंत में गया स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में गया। तो ये सारा जो सिस्टम है, सारे ऑर्गन जो है ये एक सिस्टम में काम करते हैं, एक तरीके से काम करते हैं।
उसी तरीके से जैसे हम लोग बात कर लें लीवर या फिर कह सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, तो इसमें क्या है, हम लोग का नाक इन्वॉल्व है। नाक से जैसे वो हवा जाएगा, फिर यहाँ पे एक पाइप दूसरा सा है जिसको ट्रैकिया कहते हैं, फिर वो फेफड़ों से जुड़ा हुआ है। फेफड़े बहुत सारे तंत्र होते हैं उसे, ब्रोंक्यूल्स वगैरह, तो ये सब मिलके श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। यानी हम ये फाइनली ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग का जो जितना भी ऑर्गन है, ये सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, तो ऑर्गन सिस्टम चलाते हैं। बहुत तरीके का तंत्र होता है। ठीक, हिंदी इंग्लिश से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, साइंस में लगभग सब बराबर ही रहते हैं। तो ऑर्गन मतलब होता है अंग, और बहुत सारे अंगों का सिस्टम होता है, और फाइनली ये सारे सिस्टम मिलके क्या है, तो बॉडी को चला रहे हैं। यानी हम लोगों का जो शरीर है वो इस तरीके से चल रहा है। तो इसी में हम लोग जो देख रहे थे, सेल देखे। अब सेल के अंदर इस तरीके से चीज़ें पाई जाती। इसी सेल में जो एनिमल सेल है, ये चीज़ जो है वो प्लांट में नहीं होता, ये सिर्फ एनिमल में होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रियोल्स कहते हैं। मतलब इतना कुछ है ना लिक्विड में। तो इसी में से एक और चीज़ हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो सेंट्रियोल्स का नाम देते हैं। अब ये सेंट्रियोल्स क्या है, अभी के लिए इस तरीके से देखते हैं। इसके चारों ओर इस तरीके से स्पिंडल बना रहता है, धागे कह सकते हैं, तो इसको कहा जाता है सेंट्रियोल्स। ठीक, हिंदी इसका है तार केंद्र। तार केंद्र इसलिए बताएं, जैसा इसका डायग्राम है उसी तरीके से नाम है। बीच में एक केंद्र है, सेंटर है, और चारों तरफ से क्या है, बहुत सारे तार निकले हुए, मतलब वायर्स निकले हुए, इसलिए इसको तार केंद्र कहा जाता है। यही चीज़ हम लोग को थोड़ा सा जानना था कि तार केंद्र होता कहाँ पे। तो तार केंद्र यानी सेंट्रियोल्स कहाँ पे है, तो जो सेल है, सेल के किस पार्ट में है, तो सेल के लिक्विड वाले पार्ट में, द्रव्य वाले पार्ट में। मतलब जो कोशिका है इसके अंदर एक सॉलिड सा पार्ट था जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, बाकी लिक्विड वाले पार्ट में बहुत कुछ पाया जाता है, सब इसी के अंदर पाया जाता है। जितना भी मेन ऑर्गेनल्स है, सेल के पार्ट है, यानी कोशिकांग कहते हैं ऑर्गेनल्स को, तो वो सब कुछ उसी के अंदर पाया जाता है। तो ये सारे कोशिका के अंग हैं इस तरीके से। अब हम लोग देख रहे थे सेल डिवीज़न के बारे में, कि सेल डिवीज़न क्या है, किस तरीके से होगा। ठीक, तो अब सेल डिवीज़न के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो ऐसा है ना कि हम लोगों का जो सेल है वो जनरली सेल को क्या है ना, वो बढ़ता रहता है। जैसे कुछ सेल है वो हमेशा क्या है, ग्रोथ करते रहते हैं, उनका काम ही है ग्रोथ करना, मतलब ख़त्म होगा फिर नया कोशिका बनेगा। जैसे हम लोग का खून होता है, जैसे आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, तो सबका एक लाइफ होता है। एक लाइफ के बाद फिर वो नया बनेगा, पुराना वाला ख़त्म हो जाएगा। जैसे आरबीसी होता है, उसका 100 दिन लाइफ है, 100 दिन के बाद उसको ख़त्म हो जाना है, ख़त्म हो के फिर नया कोशिका बनना है। तो नया कोशिका बनेगा तो फिर वो कैसे बनेगा, तो वो सेल के थ्रू बनता है। मतलब जो सेल था वही सेल क्या है, टूट के दूसरे नए सेल का निर्माण करता है। या फिर कुछ ऐसे सेल है जो बहुत ज़्यादा जल्दी से फ्लो, जैसे ये सब बहुत सारे कोशिकाएं बन रही है। इसी तरीके से हम लोग का जो पेट होता है या फिर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आँत, तो उसके अंदर का जो भाग होता है, जैसे अगर हम लोग पेट इस तरीके से देखें, इस तरीके से पाइप आता है, उसके बाद ये पेट इस तरीके से जा रहा है, तो इसके अंदर का जो कोशिका होता है ये बहुत जल्दी ख़त्म होता है, और ये बहुत जल्दी ख़त्म होकर नया फिर से नया बनता रहता है। तो इतना ज़्यादा इस तरीके से कोशिका बन रहा है। तो ये जो प्रोसेस है ये किसके अंदर बनता है, तो कोशिका विभाजन, मतलब कोशिका का विभाजन होता रहता है। आप किसी भी एज में है, आपका कोशिका विभाजन होता रहेगा। ठीक, इसी तरीके से जैसे कुछ कोशिकाएं होते हैं, जैसे कहीं चोट लग गया, तो चोट लग गया तो जख्म तो भरना पड़ेगा, वो कोशिका को फिर से बनना है। तो चोट लग गया तो वो कोशिकाएं बनेगा, तो वो भी क्या है, कोशिका विभाजन से बनेगा। इसलिए सेल डिवीज़न इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। हालांकि कुछ कोशिकाएं हैं जो विभाजित नहीं होती है, जैसे हम लोग का ब्रेन, तो ब्रेन का जो न्यूरॉन्स होता है, अगर चोट लग गया है और न्यूरॉन्स में सपोज वो ख़त्म हो गया तो फिर वो नहीं बनेगा, वो परमानेंट होता है। और कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जो कभी कभी सेल डिवीज़न करते हैं, जैसे लिवर हो गया, किडनी हो गया। तो ये क्या है, ऐसा नहीं है क्या आपको वो कोशिका विभाजित होता रहेगा, वो क्या है कुछ टाइम के, अगर सपोज लिवर ख़राब हो गया तो उस केस में वो थोड़ा ग्रो कर सकते हैं। तो कुछ पर्टिकुलर है जो बहुत धीरे, बहुत टाइम के बाद ग्रो सेल डिवीज़न करते हैं, कुछ है जो करता ही नहीं है, और कुछ है जो डेली करता रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा करता रहता है। तो उसको हम लोग कोशिका विभाजन कहते हैं। अब कोशिका विभाजन जो है ये सेल साइकिल का पार्ट होता है। तो पहले हम लोग थोड़ा देखें क्या क्या है ये।
अब ये सेल डिवीज़न है क्या? तो सेल डिवीज़न मतलब सेल को डिवाइड होना है, बनना है, बहुत सारे सेल को डिवाइड होते हुए बनते चला जाना है। तो ये सेल डिवाइड हो रहा है, तो अलग अलग कह सकते हैं अलग अलग जीवों में अलग अलग तरीके का सेल डिवीज़न होता है। तो पहले हम लोग सेल डिवीज़न के थोड़े से भाग पढ़ लेते हैं, क्या क्या है, किस तरीके से होगा। उसके बाद हम लोग इसका पूरा साइकिल पढ़ेंगे कि सेल कैसे किस तरीके से एक पुराने सेल से नया सेल बनता है। ठीक है, तो अगर हम लोग सेल डिवीज़न का पार्ट देखें तो जनरली ये 3 तरीके के होते हैं। एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं अमिटोसिस, अमिटोसिस। दूसरा होगा जिसको हम लोग कहते हैं मिटोसिस, जो सबसे महत्वपूर्ण आ जा रहा है और हमारे जेपीएससी के सिलेबस में भी दिया हुआ है ये। उसी तरीके से एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं मियोसिस, मियोसिस। तो इसमें हम लोग अगर इसके बारे में बात करें तो अमिटोसिस को हम लोग कहते हैं असूत्री, मतलब हिंदी है इसका। और मिटोसिस के बारे में अगर बात कर लें तो ये कहलाता है समसूत्री। और जो मियोसिस होता है इसको हम लोग कहते हैं अर्धसूत्री। ठीक है, अर्धसूत्री कहते हैं। अब ये सूत्र क्या है? तो सूत्र जनरली जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसको कहते हैं। अब ये क्रोमोसोम्स क्या है? जैसे हम लोग ये कोशिका पढ़े थे, तो कोशिका में क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ये जो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में क्या है ना, इस तरीके से धागे जैसे चीज होते हैं। ठीक, इस तरीके से धागे टाइप के चीज होते हैं जो कि सेल को डिवाइड करते हैं। सेल को डिवाइड करते समय वो एक सेल से दूसरे सेल में चले जाते हैं, तो उसी को हम लोग क्रोमोसोम्स कहते हैं। और इसको हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं। यानी अगर पूछा जाए कि सेल क्रोमोसोम्स क्या है, तो क्रोमोसोम्स को कहते हैं गुणसूत्र। और ये होता कहाँ है? तो न्यूक्लियस के अंदर होता है, यानी केंद्रक के अंदर। ठीक है, और ये बहुत अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि कितना होता है, तो अगर ह्यूमन में बात कर लें तो ये लगभग 46 होता है टोटल। अगर पेयर्स में बात कर रहे हैं तो टोटल 23 पेयर्स होते हैं, और टोटल बोले तो 46 होता है। ठीक, तो ये किस क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। इसी से इसका नाम पड़ा हुआ है अमिटोसिस। तो अमिटोसिस को हम लोग बाइनरी फिजन भी कहते हैं, इसका एक और नाम है। और अमिटोसिस जो होता है ये किस में होगा? तो जो कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती है उसमें होता है। प्रोकैरियोटिक जो वर्ड है ये एक प्रिमिटिव वर्ड से आता है। प्रिमिटिव वर्ड का मतलब है एकदम पुराना, जो विकसित नहीं है। तो कोशिकाएं कुछ ऐसी कोशिकाएं होती है जो विकसित नहीं होता, उसमें कुछ भी पाया नहीं जाता, तो उसको हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। जैसे बैक्टीरिया यानी जीवाणु हो गया, इस तरह की कोशिकाएं क्या है ना, विकसित नहीं होती है। तो अब विकसित नहीं है तो ऐसा थोड़ी उसका सेल डिवाइड नहीं होगा, वो ग्रोथ नहीं होगा। बैक्टीरिया तो और जल्दी ग्रो करता है, थोड़ा सा बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा फिर होता ही रह जाएगा। तो बैक्टीरिया जब ग्रो हो रहा है तो उसका जो एक सेल से 2 सेल बनता है, उस सेल डिवीजन को हम लोग कहते हैं अमिटोसिस। यानी इसमें एक कोशिका रहता है और ये डिवाइड होकर कितने कोशिका में बन जाता है? 2। मतलब इसमें बोला जाएगा कि इसमें जो ये क्या है, ये मदर सेल है। ठीक, और ये जो 2 सेल बन रहे हैं इसको डॉटर सेल कहते हैं, यानी मातृ कोशिका और पुत्री कोशिका कह सकते हैं। तो एक कोशिका से 2 कोशिका बनता है, फिर बाद में ये क्या है, 2 कोशिका में बनेगा। तो बात की चीज़ है। तो हम लोग क्या बताएं, अगर पूछा जाए अमिटोसिस क्या है यानी असूत्री क्या है, तो ये सिंपल सा क्या है, जो बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बिल्कुल विकसित नहीं है, जिसको प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, तो उसमें होता है। ठीक, और इसको असूत्री इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या डिफाइन नहीं, कितना होगा आगे में वो नहीं होता। मतलब इसका कह सकते हैं असूत्र, सूत्र मतलब ऐसे ही फॉर्मूला होता है, मतलब सिंपल से कहेंगे जिसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ये किसी भी तरीके से डिवाइड हो जाएगी। लेकिन हाँ, बस उसमें एक चीज़ जानना है कि जब भी डिवाइड होगा तो एक कोशिका कितने में डिवाइड होगा? 2 में। ठीक, तो डॉटर सेल कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। क्लियर? अब अगर हम लोग बात कर लें मिटोसिस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मिटोसिस के बारे में बात करेंगे तो मिटोसिस क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये होता किस में है? तो ये होता है जनरली सोमैटिक सेल में, इसको सोमैटिक सेल कहते हैं, हिंदी भी सोमैटिक सेल कह सकते हैं हम लोग। अब सोमैटिक सेल ये होता है,
कि हम लोगों का जो शरीर का जो सेल है जो जनरली ग्रो कर रहा है, जैसे अभी हम बताएं ना 2-3 कोशिका का नाम, हमारे फेस का मतलब फेस में चोट लग गया तो ग्रो करेगा ना, भर जाएगा वो। तो ये सेल कैसा है? सोमैटिक सेल है। हमारा किडनी का सेल, लिवर का सेल, सारे के सारे सोमैटिक सेल होते हैं जो क्या है ग्रो करके फिर वो बन जाता है। ठीक है, अब सोमैटिक सेल में ये होगा और इसमें होता क्या है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अभी हम लोग पढ़ेंगे। फेजेज में होता है, इसका अलग अलग पार्ट होता है इसका डिवीजन का। तो सोमैटिक सेल के अंदर अगर हम लोग बात करें तो सोमैटिक सेल में एक कोशिका है जो कि कितनी कोशिका में बन जाएगा? 2 कोशिका। ठीक, और हम लोग जैसे पढ़े थे कि हम लोगों के ह्यूमन में, मनुष्य में एक सेल के एक न्यूक्लियस में टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये हम लोग सेल के चैप्टर में पढ़े कि टोटल 46 क्रोमोसोम्स होता है। पेयर में बोले तो 23, मतलब टोटल 23 क्रोमोसोम्स हैं, इन्हें टोटल 46 है। तो समसूत्री का मतलब होता है सेम, यानी क्रोमोसोम्स बिल्कुल सेम हो जाए। जब ये डिवाइड होता है तो ये जो क्रोमोसोम्स की संख्या है वो बिल्कुल सेम, मतलब इसमें भी 46 और इसमें भी 46। ऐसा नहीं है क्रोमोसोम्स की संख्या 23 हो जाएगा। सम मतलब बिल्कुल सेम, जितना इसमें उतना ही इसमें। ठीक है, तो इससे क्या समझना था अभी हम लोग को कि ये मिटोसिस जो होता है ये सोमैटिक सेल में होता है, जो नॉर्मल सा सेल है उसमें होगा, और इसमें जो क्रोमोसोम्स की संख्या होती है वो समान रहता है। मतलब जैसा कह सकते हैं मदर सेल है वैसा ही डॉटर सेल भी होगा। इससे मदर सेल क्या है, एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल बनते हैं। ठीक है, और दोनों डॉटर सेल का क्रोमोसोम्स की संख्या कितना है? जितना इनिशियल सेल का था। ठीक, तो इसको हम लोग समसूत्री कहते हैं, इसलिए इसका नाम है समसूत्री। सम मतलब इक्वल और सूत्री मतलब तो बता दिए क्रोमोसोम्स को कहते हैं। एक और पार्ट है, ये भी पढ़ना है हमको डिटेल में, जिसको मियोसिस कहते हैं। मियोसिस मतलब होता है अर्धसूत्री। इसमें क्या है कि सिंपल सा ये सेक्सुअल सेल में होता है। सेक्सुअल सेल या फिर हम लोग रिप्रोडक्शन कह लें उसमें होता है। होता क्या है कि 2 तरीके का सेल होता है, एक फीमेल में होता है जिसको हम लोग ओवम कहते हैं, और मेल में होता है जिसको स्पर्म कहते हैं। तो ये दोनों जब डिफ्यूज करते हैं तब जाके एक सेल का निर्माण करते हैं जिसको हम लोग जाइगोट कहते हैं। ठीक है, अब जाइगोट जो सेल है ये डिवाइड होता है, मतलब डिवाइड होके बनता है। तो यहाँ पे जो डिवीजन होता है उसको अर्धसूत्री कहते हैं। अब इसको अर्ध मतलब क्या कॉन्सेप्ट है, तो अर्ध मतलब यह है कि इसका क्रोमोसोम जो होगा वो आधा आधा हो जाएगा। सिंपल सा आधा आधा होने का मतलब यह है कि इसमें जो मदर सेल था, मतलब जो दोनों सेल बना, इसमें क्या होता है ये सेल गया तो अब ये सेल बन गया, ये आपका सपोज 46 है दोनों को मिला के। अब ये जो सेल बनेगा तो इस तरीके से 2 पार्ट में बनेगा, एक बार बनेगा इस तरीके से, उसके बाद फिर ये दोनों भी टूट जाता है इस टाइप। तो इसमें फाइनली हमको ये जानना था कि इसमें डॉटर सेल कितने बनते हैं, तो 4, मतलब फाइनल प्रोडक्ट कितना सेल का बन रहा है, तो 1 2 3 4, यानी डॉटर सेल कितने हैं इसमें? 4 डॉटर सेल है। ठीक, और इसमें जो क्रोमोसोम्स की संख्या है तो इनिशियली कितना था 46, बट जब फाइनल टूटता है तो सब में 23 चला जाता है। सब में 23 है, मतलब हम लोग ये बोलेंगे कि लास्ट में जो कोशिका बन रहा है वो कैसा है, तो अर्धसूत्री वाला है, मतलब क्रोमोसोम की संख्या क्या है? आधा आधा। तो ये एक नॉर्मल सा पार्ट पढ़े हम लोग कि सेल डिवीजन के कितने पार्ट है। तो सेल डिवीजन 3 तरीके का होता है। एक होता है जिसको अमिटोसिस कहते हैं, जो छोटे मोटे जीवाणुओं में होता है। दूसरा होता है मिटोसिस, जो कि सारे सेल में होते हैं, जनरली सोमैटिक सेल कहते हैं उसको हम लोग। और लास्ट है मियोसिस, जो कि सेक्सुअल सेल होता है। ठीक, उसमें होता है। और हमारे पूरे बॉडी के हर कोशिका में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्सेप्शन है सेक्सुअल सेल। सेक्सुअल सेल में 23 होते हैं, और वो जब डिफ्यूज होते हैं तब 46 बनते हैं, दोनों मिलते हैं। तो क्लियर? तो अभी हम लोग एक एक करके सबको थोड़ा सा पढ़ेंगे कि क्या क्या है ये। अच्छा, सुविधा के लिए खेद है, थोड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो इसके पार्ट थे। आगे हम लोग देखते हैं थोड़ा। ये तो सिलेबस है, इसमें सेल डिवीज़न है ही, इसके अलावा भी टॉपिक्स हैं वो भी कवर करेंगे हम लोग। हाँ, तो यहाँ पे अगर हम लोग देख लें क्या क्या है इसमें, तो सेल साइकिल क्या होता है और सेल डिवीज़न क्या होता है। ऐसा क्या है ना, ऐसा है कि सेल डिवीज़न जो है वो सेल साइकिल का ही भाग है।
सेल साइकिल, साइकिल मतलब एक फेज है, एक ऐसा चीज़ है जो रिपीट हो रहा है। तो एक सेल जो बना, तो एक सेल किस तरीके से बनता है, पूरा उसका जो फेज़ है उसी को हम लोग सेल साइकिल कहते हैं कि एक सेल टूट के किस तरीके से फिर से उसी फेज़ में आ जाता है। जैसे एक सेल था ये 2 सेल में टूटा, फिर टूटने के बाद फिर क्या है, ये नॉर्मल सेल हो जा रहा है इसी तरीके से। तो यहाँ से लेके एक नॉर्मल सेल बनने में फिर से इसी फेज़ में आने को हम लोग सेल साइकिल कहते हैं। मतलब नॉर्मल सेल टूटेगा, टूट के फिर से इसी तरीके का एक नॉर्मल सेल बनेगा, तो वो जो साइकिल है, वो जो फेज़ है, उसको सेल साइकिल कहा जाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें थोड़ा क्या है, तो जिस जैविक प्रक्रिया यानी बायोलॉजिकल प्रोसेस द्वारा एक कोशिका विभाजित होके 2 या 2 से अधिक कोशिकाएं उत्पन्न करती है, उसको कोशिका विभाजन कहते हैं। और कोशिका विभाजन वस्तुतः कोशिका चक्र का एक चरण है, यानी एक पार्ट है। ठीक, और ये कोशिका विभाजन क्यों हो रहा है, मतलब किस जगह पे हो रहा है, तो जनरली कुछ कोशिकाएं होते हैं नॉर्मल, जैसे लेबाइल सेल। तो लेबाइल सेल क्या होता है, जैसे कि हम लोग बोन मैरो हो गया या फिर स्किन हो गया, या फिर जो हमें भी बताए थे स्टमक के अंदर का जो कोशिका होता है जो बार बार टूटता रहता है, तो ऐसा कोशिका जो बार बार विभाजित होते रहे, बहुत जल्दी जल्दी विभाजित होते रहे, तो उसको हम लोग कैसा सेल कहते हैं, लेबाइल सेल कहते हैं। क्लियर, ये कहाँ पे होगा, तो पेट के अंदर वाला जो लेयर है उसको कह सकते हैं, ब्लड को कह सकते हैं, जो बार बार नियमित टाइम पे वो चेंज होता रहता है। ये किस चीज़ का भाग है, तो कोशिका विभाजन का। परमानेंट सेल किसको कहते हैं, ऐसा सेल जो विभाजित नहीं होता है, एक बार बन गया तो फिर वो लाइफ टाइम वैसा ही रहेगा। और स्टेबल सेल क्या होते हैं, जो कि कभी कभी कह सकते हैं विभाजित हो गए, मतलब ये कह सकते हैं कभी कभी, यानी डेली डेली विभाजित नहीं होना है, समटाइम्स। ठीक, ये क्या होते हैं, कभी भी विभाजित नहीं होगा। और बोन मैरो जो होता रहता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसका क्या होता है, फ्रीक्वेंटली डिवाइड होते रहते हैं। उसके बाद ये कोशिका चक्र क्या है, तो जैसा हम बताएं कि जो कोशिका विभाजन होता है ये इसी का भाग होता है। तो कोशिका चक्र एक चरण है जिसमें विभाजित होने वाले कोशिकाएं मातृ कोशिकाएं एवं विभाजन के फलस्वरूप बनने वाली कोशिकाएं पुत्री कोशिकाएं कहलाती हैं। ठीक, मतलब इसमें क्या है, वो टूट तो रहा है, तो पूरा जो प्रोसेस है, मतलब टूटने से पहले और पूरा तरीके से सेल बनने तक के जो प्रोसेस है उसको हम लोग कोशिका विभाजन, कोशिका साइकिल कहते हैं, यानी कोशिका चक्र कहते हैं। ठीक, अब सेल साइकिल जो है ये भी 2 तरीके का। ठीक, अगर हम लोग सेल साइकिल के बारे में बात करें, सेल साइकिल जो होता है यानी कोशिका चक्र, ये भी 2 तरीके का है। ठीक है, 2 तरीके का क्या क्या है, तो एक होता है जिसको कहते हैं इंट्राफेस या इंटरफेस, एक कहते हैं हम लोग जिसको कहते हैं इंटरफेस कह सकते हैं। इंटर मतलब होता है अंदर, अंदरूनी कह सकते हैं या आंतरिक कह सकते हैं। ठीक है, और एक होता है एम फेस। ठीक, तो इसमें क्या है, 2 तरीके का प्रोसेस है। एक होता है इंटरफेस जिसको प्रिपरेशन कहते हैं, मतलब अभी कोशिका टूटा नहीं है लेकिन वो टूटने का प्रिपरेशन कर रहा है, मतलब टूटने का सोच रहा है। जैसे होता है ना, आप लोग भी तैयारी कर रहे हो एग्ज़ाम का, 1 साल से तैयारी किए जा रहे हो, लेकिन फाइनली उसका फल कब मिलने वाला है, तो 1 दिन में, मतलब 1 दिन आप उसको जाके एग्ज़ाम दोगे। तो उसी तरीके से कोशिका टूटने से पहले उसका प्रिपरेशन होता है कि कोशिका कैसे टूटेगा, तो उसको हम लोग इंटरफेस कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि एक मनुष्य जो होता है वो 24 घंटे में एक सेल को तोड़ लेता है। मतलब सिंपल सा एक सेल था, ये टूट के क्या होगा, 2 सेल में बन जाएगा। कितने टाइम में, तो 1 दिन में, यानी 24 घंटे में हो जाएगा। इसमें से जो 23 घंटे होता है वो 23 घंटे सिर्फ अपना प्रिपरेशन में लगाया रहता है, यानी लगभग 95% टाइम जो है वो इंटरफेज में जाता है। यानी कोशिका टूटने से पहले उसका क्या होता है, इंटरफेज होता है, वो 24 घंटे में 23 घंटे तक वही करता है। और फाइनली जो 1 घंटे होता है वो कोशिका को तोड़ने में समय लगता है। क्लियर, यानी अगर हम लोग साइकिल के बारे में बात कर लें तो एक है इंटरफेस, दूसरा है एम फेज। अब यहाँ पे इसी चीज़ को थोड़ा लिखा हुआ है, जैसे क्या क्या है,
तो इंटरफेस के बारे में है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लेते साइकिल ही बना दिए हम लोग एक पूरा, जिसमें हम लोग अच्छे से समझेंगे इसको। तो होता है कि ये सेल जो टूटता है, तो सेल के टूटने का ये जो पार्ट होता है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का पूरा जो पार्ट है आपका, ये पार्ट, ठीक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको इंटरफेस कहते हैं, यानी अंतरावस्था कहते हैं। अंतरावस्था मतलब जो सेल टूट रहा है तो उसका 75% टाइम यहीं पे जाने वाला है, सॉरी 95%, यानी 95%, और बाकी जो 5% टाइम है वो क्या होगा, इस एम फेज में जाएगा। एम फेज जो कि कह सकते हैं कोशिका को तोड़ने वाला भाग है। तो कोई भी कोशिका टूट रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है, तो इस तरीके से 2 भाग में वो टूटता है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लें कि 95% में क्या क्या है, तो इसके अंदर होता है एक G1 फेज। जी मतलब जनरली गैप कह देते हैं हम लोग, गैप वाला फेज, या फिर इसको ग्रोथ भी कहते हैं, दोनों चलता है। यानी कह सकते हैं क्या है, कोशिका विभाजन में क्या है, तो एक G1 फेज है, G1 मतलब गैप है या फिर ग्रोथ है। उसके बाद एक क्या है, S फेज आ जाता है, और उसके बाद फिर क्या है, फिर से G2 फेज आ जाता है, मतलब कह सकते हैं फिर से क्या है, वो गैप वाला फेज है। और उसके बाद फिर क्या है, M फेज है, इस तरीके से, यानी G1 फिर S फिर G2 फिर M फेज। कभी कभी इसका क्या है ना, अगर प्रीलिम्स वगैरह है तो उसमें क्या है, इसके सीरीज, इसके सीक्वेंस पूछा जाता है कि M के बाद क्या आएगा, या फिर इसका सीक्वेंस क्या है। तो ये तो बहुत आसान सा चीज़ है, इसको एटलीस्ट याद रखना है। इसमें ऐसे भी याद रख सकते हैं कि गैप जो होता है वो बीच में आ रहा है, मतलब बीच में S और M के बीच में 2 गैप्स है, ठीक है। G1 फिर G1 फिर S फिर G2 फिर M। तो ये सेल साइकिल का एक पार्ट है। तो यहाँ तक ये जो पार्ट है इसका, G1 से लेके G2 तक, इसको इंटरफेस कहते हैं। इंटरफेस मतलब अभी सेल टूट नहीं रहा, बस उसका प्रोसेस चल रहा है, उसका काम चल रहा है, ठीक है। इसी में G1 अवस्था आ जाता है, S अवस्था आता है, G2 आता है और M अवस्था आता है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ हो रहा है, अगर थोड़ा सा यहाँ पे भी देख ले हम लोग, तो अगर G1 मतलब पहले जो कोशिका है वो यहीं पे अभी प्रिपरेशन उसका चल ही रहा है, मतलब बन रहा है। तो यहाँ पे क्या क्या होता है इसका, तो कह सकते हैं इसमें कंटेंट डुप्लीकेशन होता है। मतलब कि जब भी कोई कोशिका टूटता है तो पहले उसका क्या है ना, उसके अंदर क्या बनना है, मतलब उसका क्या प्रोसेस है, अंदर में क्या क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। जैसे बोल रहे हैं ना, ये अगर हम लोग बात कर ले इसका G1 फेज के बारे में, तो G1 फेज में क्या है ना, इस तरीके से एक कोशिका है, अब ये कोशिका को 2 में टूटना है, तो ये पहला प्रोसेस है। टूटने से पहले का ये सबसे प्रथम प्रोसेस कह सकते हैं। तो होता क्या है, ये G1 फेज में ये जो कोशिका है ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, क्योंकि अब टूटना है तो इसको थोड़ा बड़ा तो होना है, तो ये थोड़ा सा कह सकते हैं फैल जा रहा है। अब फैलने के बाद क्या होता है, इसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होता है। प्रोटीन सिंथेसिस हम लोग पढ़े थे, हिंदी में प्रोटीन संश्लेषण कहते हैं। अब प्रोटीन सिंथेसिस होता क्या है कि प्रोटीन का बनना, मतलब प्रोटीन बन रहा है। प्रोटीन किस चीज़ से बनता है, तो हम बताए थे एक तरह का एसिड है जिसको आरएनए कहते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो उसी से क्या बनेगा, तो प्रोटीन बनेगा, तो उसको प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं। अब प्रोटीन सिंथेसिस तो बनना जरूरी है ना, क्योंकि इतना एक कोशिका है, 1 से 2 कोशिका बनना, इतना ज़्यादा ग्रोथ चाहिए। अब हम बोले थे प्रोटीन से ही ग्रोथ होता है। जैसे जो जिम विम जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, जाके वाइट अंडे का वाइट पार्ट खाओ ताकि बॉडी शॉडी डोले सोले बन जाएंगे। तो ग्रोथ कराना तो प्रोटीन चाहिए। अब यहाँ पे एक सेल को टूट के 2 में बनना है, मतलब ग्रोथ तो है, तो उस चीज़ के लिए क्या है, प्रोटीन का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो जो पहला फेज है, यानी पहला जो भाग है G1, इसमें प्रोटीन सिंथेसिस सबसे मुख्य पार्ट होता है, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस हिंदी में प्रोटीन संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद का जो पार्ट है, इसको अभी हम लोग डिटेल में भी देखेंगे। उसके बाद का पार्ट है जिसको डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। रेप्लिकेशन मतलब कुछ नहीं, रेप्लिकेशन मतलब 2 पार्ट में तोड़ देना, डुप्लीकेट ही कह सकते हैं। जैसे क्या होता है ना कि इसमें इस भाग में जो डीएनए होता है, यानी जो क्रोमोसोम्स होता है, वो 2 पार्ट में टूट जाते हैं। देखते हैं इसको भी। जैसे क्या है ना, इसके अंदर यानी न्यूक्लियस, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या बताया, क्रोमोसोम्स होता है। अब क्रोमोसोम सपोज ऐसे होता है, ऐसे ऐसे, ठीक, सपोज क्रोमोसोम्स हम लोग ऐसे बना सकते हैं।
अब क्रोमोसोम्स में क्या होता है, जैसे ये क्रोमोसोम्स है, इसको थोड़ा बड़े में बनाते हैं, ब्रॉड वे में। सपोज ये केंद्र की है, न्यूक्लियस है, तो इसमें क्या है ना, एक इस तरह से क्रोमोसोम्स है। अब ये क्रोमोसोम्स क्या होता है ना, इसी का एक डुप्लीकेट फॉर्म वो बन जाता है। मतलब क्रोमोसोम्स इस तरीके से, जैसे ये जो होता है ना, ये पार्ट, इसको क्रोमेटिड कहते हैं, और इसी से क्या है, एक डुप्लीकेट चीज बन रहा है। मतलब इसी से क्या है ना, एक और पार्ट इसमें जुड़ जा रहा है, ऐसे कह रहे हैं। सेम ही चीज, ये जो चीज है वही है, लेकिन इसको हम ऐसा नहीं है दो क्रोमोसोम्स बोलेंगे, ये क्रोमोसोम्स एक ही है। क्यों है? क्योंकि इसका जो जॉइंट पॉइंट है वो सेम ही है। तो इसी से हम लोग बोलेंगे ये जो क्रोमोसोम्स है वो एक है, बस कह सकते हैं इसका भाग जो है क्रोमेटिड थोड़ा सा बढ़ गया, दो हो गया, डीएनए डबल हो गया। सिंपल सा इसको क्या कहते हैं हम लोग, डीएनए डबल होना कहते हैं। डीएनए हम बताए थे ना कि क्रोमोसोम्स किस चीज़ का बना होता है, ये भी क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है कि जो गुणसूत्र है वो किस चीज़ के बने होते हैं। तो जो गुणसूत्र है वो डीएनए के बने होते हैं, डीएनए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यही डीएनए डबल हो जा रहा है, बट क्रोमोसोम्स एक ही है। इसी तरीके से काम चलता रहता है, मतलब इस तरीके से डीएनए कह सकते हैं डुप्लीकेट होते रहते हैं, ठीक है, रेप्लिकेट होता रहता है। तो यानी ये जो अपना पार्ट है इसमें क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद फिर से गैप है, फिर से ग्रोथ, फिर से अपना टाइम ले रहा है वो, फिर से ग्रो करा रहा है। मेन पार्ट क्या था, डीएनए का यहाँ पे पार्ट बन जाना, डीएनए डुप्लीकेशन होना, रेप्लिकेशन होना, वो होता है। उसके बाद फिर क्या है, यहाँ पर सेल ग्रो करते हैं, ठीक। और किस चीज़ के लिए सेल ग्रो कर रहे हैं, ताकि ये मिटोसिस के लिए तैयार हो जाए। तो इस केस में क्या होता है G2 में कि नए नए जो ऑर्गेनल्स हैं वो लगभग प्रिपेयर होने लगते हैं। नए नए जो ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब, वो सब यहाँ पे क्या ना ख़त्म होते जाते हैं। तो उसी तरीके से सेल को ग्रो कराते हैं ताकि एक नया सेल बनाया जा सके। तो अभी तक क्या है, ये इंटरनली हो रहा है, कुछ वैसा दिख नहीं रहा कि कुछ होने जा रहा है। अभी सिर्फ क्या है, ये एक प्रोसेस चल रहा है, यहाँ तक सेम रहता है। उसके बाद जो ये केस है इसको हम लोग क्या कहते हैं, एम फेज कहते हैं, जो कि आपका मिटोसिस, मियोसिस, ये सब के लिए से अलग अलग होता है। यहाँ तक दोनों में सेम फेज है। क्लियर है इधर? हाँ, तो इसके बारे में थोड़ा सा लिखे हम, इंटरफेस किसको कहते हैं, या फिर इसको रेस्टिंग स्टेज भी कहते हैं, मतलब शांत है बिल्कुल। तो इसके बारे में हम लोग बात कर लें तो ये होता है रेस्टिंग फेज, यानी इंटरफेज, जिसमें क्या है वो बॉडी पूरा टाइम ले रहा है। कितना टाइम लेता है? लगभग 95% टाइम लेता है। जैसे हम बोल रहे थे कि हम लोग कोई भी काम करने से पहले उसका प्रिपरेशन कहते हैं। जैसे अब्राहम लिंकन ने एक बात बड़ा अच्छा कहा था कि अगर हम लोग को पेड़ काटना होगा ना, तो पेड़ काटने, अगर 24 घंटे पेड़ काटने में लग रहा है तो 23 घंटे हम उस कुल्हाड़ी को पजाने में लगेंगे, उसको एकदम शार्प कर देंगे, तब वो पेड़ काटना थोड़ा आसान होगा। तो प्रिपरेशन खुद से करना पड़ेगा, थोड़ी देर प्रिपरेशन करेंगे तब जाके फाइनल काम करना है। तो सेल टूटेगा बाद में, पहले उसका अपना काम होता रहता है। तो दो समसूत्री विभाजन के लिए के बीच की अवस्था विरामावस्था कहलाती है। इंटरफेज अवस्था में गुणसूत्रों का विभाजन नहीं होता है तथा इस समय कोशाद्रव्य का विभाजन भी नहीं होगा, लेकिन इस अवस्था के केंद्रक तथा कोशाद्रव्य उपाचयी रूप से सक्रिय हो जाते हैं, जिसके कारण कोशाद्रव्य तथा केंद्रक का परिणाम कह सकते हैं परिमाण बढ़ जाता है। इंटरफेज बड़ी प्रावस्था है जिसको 3 उप प्रावस्थाओं में विभाजित करते हैं। मतलब इसमें कह सकते हैं सिंपली क्या है कि कोशिका नहीं टूट रहा है, लेकिन इसका क्या है, या फिर गुणसूत्र नया नहीं बन जा रहा है, लेकिन कह सकते हैं इंटरनली वो क्या है, कोशिका में टूटने के लिए वो तैयार होता रहता है। ठीक है, अब इसके जो फेजेस थे जिसके बारे में हम लोग पढ़े वो लिखा हुआ है इसमें, तो उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। अब यहाँ पे बात करने तो जैसे जीवन फेज, तो जीवन क्या है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट गैप भी कहते हैं। जैसा हम बोले जी मतलब गैप या ग्रोथ। तो फर्स्ट गैप द सेल ग्रो फिजिकली लार्जर कॉपीज ऑर्गेनल्स एंड मेक्स द मॉलिक्यूलर बिल्डिंग ब्लॉक्स इट विल नीड इट लेटर स्टेप। तो सिंपल सा इसमें क्या हो रहा है, तो ऑर्गेनल्स के कॉपीज हो रहे हैं। ऑर्गेनल्स का कॉपीज क्या होता है, ऑर्गेनल्स जैसे हम लोग पढ़े थे
हाँ, ऑर्गेनल्स जैसे कोशिका के जो अंग होते हैं उसी को ऑर्गेनल्स कहते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम्स हो गया, गोल्गी बॉडीज हो गया, ये सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। तो इस चीज में क्या लिखा है यहाँ पे कि सेल ग्रो फिजिकली, यहाँ पे इसका काम क्या है तो उसको फर्स्ट गैप कहते हैं, और सेल ग्रो करते हैं। ग्रो करना मतलब थोड़ा बड़ा हो जाता है। अब टूटना है तो थोड़ा बड़ा तो होना है ना कोशिका को, तो वही ये थोड़ा बड़ा हो जा रहा है। उसके बाद क्या है तो कॉपीज ऑर्गेनल्स, यानी कि ये जो कोशिका था तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है ना एक, तो माइटोकॉन्ड्रिया एक तो चाहिए नहीं। अब देखो ये जब कोशिका टूट रहा है तो इसके लिए तो बहुत खुशी वाली बात है, 1 से 2 होने वाला है। एक कोशिका है, इसको 2 में बदलना है, तो 1 से 2 होने में बहुत खुश है। तो खुश है तो इसके पास तो एक ही सामान है ना, अब तो सामान 2-2 चाहिए ना सबको, 2 हो रहे हैं 2, तो 2 सामान चाहिए। मतलब ये माइटोकॉन्ड्रिया का एक डुप्लीकेट पार्ट बनना पड़ेगा, एक कॉपी बनाना पड़ेगा। तो टूटने से पहले ये अपना जुगाड़ कर ले रहा है, मतलब 2 होने से पहले इतना काम करने लग रहा है। तो अब 2 होने से पहले ये अपना काम किया, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को 2 बना दिया, गोल्गी बॉडीज को 2 बना दिया, इस तरीके से काम चल रहा है। ठीक, उसके बाद है मॉलिक्यूलर बिल्डिंग ब्लॉक्स, मतलब इस तरीके से बहुत सारे मॉलिक्यूलर बिल्डिंग्स जो ब्लॉक्स है, मतलब बहुत सारे सेल को फिर से बना रहा है। ये पहला स्टेप है इसका, जिसको हम लोग G1 फेज कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसका दूसरा फेज देखें, यानी सेल साइकिल का, जिसको S फेज कहते हैं हम लोग। तो इन S फेज सेल सिंथेसाइज अ कंप्लीट कॉपी ऑफ डीएनए। सिंपल सा इसमें डीएनए बनने जा रहा है। डीएनए मतलब का हम बताए थे कि जैसे ये क्रोमोसोम से सपोज एक क्रोमोसोम से सपोज, तो ये क्रोमोसोम्स का इसका पार्ट, ठीक है, एक क्रोमोसोम्स। अब होना क्या है, डीएनए बनाना है, डीएनए डुप्लीकेट करना है। तो इस केस में क्या होगा, तो इसी पॉइंट से एक और इस तरीके से डीएनए बन जाएगा, इस तरीके से। तो ये पार्ट कहाँ पे होता है इसका, तो इसका एस फेज में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, पूछा जाता है कौन सा पार्ट है जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन होगा, यानी डीएनए बनेगा। ठीक है, तो इसमें इसका काम होता है। उसके अलावा क्या है, इट ऑल्सो डुप्लीकेट्स माइक्रोट्यूबल सेंट्रोसोम। द सेंट्रोसोम हेल्प्स सेपरेट डीएनए ड्यूरिंग एम फेज। इसमें थोड़ा सा क्या है, वो सेंट्रोसोम का भी यूज़ है, जो हम लोग सेल में पढ़े थे। अभी हम स्टार्ट जो किए थे चैप्टर, तो सबसे पहले हम सेंट्रियोल्स वगैरह बताए थे कि सेंट्रियोल्स होते क्या है। तो देखो इसको भी थोड़ा सा समझेंगे यहाँ पे हम लोग। ये काम हुआ इसका डीएनए डुप्लीकेट होना। उसके बाद क्या होता है, जैसे हम लोग पढ़े थे ये सेल है। अब सेल में क्या है, इस तरीके से सेंट्रोसोम कहते हैं, ये सेंट्रोसोम पाए जाते हैं। इसमें क्या है, इस तरीके से कहते हैं स्ट्रक्चर होता है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। थोड़ा बड़ा बनाते हैं, इस तरीके से कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग सेंट्रियोल कहते हैं। ठीक, इसको क्या कहते हैं, सेंट्रियोल्स कहते हैं। अब सेंट्रियोल्स में क्या होता है, माइक्रो ट्यूब्स ऐसे कहते हैं सिंपल सा। इसमें सिंपल सा स्पिंडल प्रोड्यूस कर होता है इस केस में। अब इसका काम क्या है, आगे चल के क्या क्या काम करेगा, तो एक बार उसको समझते हैं हम लोग, ताकि एक एक फेज को समझने में थोड़ी और आसानी हो जाए। देखो हो क्या रहा है, जैसे ये कोशिका है, ठीक है, ये कोशिका है, कोशिका के अंदर क्या है, केंद्रक है। अब केंद्रक के अंदर यहाँ पे क्या था, सेंट्रियोल है। तो ये जो सेंट्रोसोम है जिसके अंदर सेंट्रियोल्स होते हैं, तो इसमें क्या ना इस तरीके से स्पिंडल होता है, इस तरीके से कह सकते हैं हम लोग धागे होते हैं, जिसको हिंदी में तार केंद्र कहते हैं इसको। तो ये अपना डुप्लीकेट बनाने का मतलब दो सेंट्रियोल्स बन जाएंगे, या फिर हम लोग कह लें तो 2 सेंट्रोसोम बन जाएंगे, इसी का डुप्लीकेशन एक और दोनों एक एक पोल पे चले जाते हैं। जैसे अगर ये कोशिका है तो दोनों के पोल पे सिंपल सा ये दोनों यहाँ पे जाना चाहेगा, एक यहाँ पे चला जाएगा ऐसे करके, और एक यहाँ पे चला जाएगा। ठीक, तो ये काम है, ये क्या है, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये सेंट्रियोल होते हैं इसके अंदर में, जो जनरली सेल को तोड़ने में मदद करता है। आगे चल के कैसे तोड़ेंगे वो देखना अपने को। होता है क्या है, ये न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या बताए हम, इस तरीके से क्रोमोसोम्स बना रहे थे हम लोग। सपोज क्रोमोसोम्स है,
इस तरीके से क्रोमोसोम्स होते हैं। अब क्रोमोसोम्स मतलब आगे का प्रोसेस कैसा चलेगा, तो ये जो इसका कवर था न्यूक्लियस का ये हट जाता है, हट जाएगा और ये जो होते हैं अपने ये क्रोमोसोम्स इस तरीके से लिटा दिया जाता है। अब इसको फाड़ने से पहले इसको लिटाना पड़ेगा, तो वही इसको लिटाने वाला काम होगा। अब लिटाएंगे, फिर ये जो स्पिंडल है सेंट्रियोल्स के, ये इस तरीके से क्रोमोसोम्स के दोनों भाग में जुड़ जाते हैं, ऐसे करके आराम से जुड़ जाएंगे। ठीक, ये आगे का प्रोसेस है, हम एक बार पूरा बता देते हैं ताकि आगे की चीज़ें समझ में आए। फिर क्या है, ये इस तरीके से जुड़ जाएंगे। अब फिर जुड़ने के बाद अगले प्रोसेस में ये क्या है ना, एम फेज में पढ़ेंगे ये सब हम लोग। लेकिन अभी हम बता रहे हैं कि आखिर इसको हम लोग इतना क्यों बता रहे हैं, क्या काम है इसका। तो मेन काम इसी है, यही जो है क्रोमोसोम्स को तोड़ेगा और दो केंद्रक बना देता है। तो अब ये क्या है, जब इस तरीके से जुड़े थे, एक लाइंस था बीच में, अब क्या है ये हट गया। मतलब ये जो सेंट्रियोल्स थे वो क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से क्रोमोसोम्स को ही खींच लेते हैं अपनी तरफ। ये भी वही किया, क्रोमोसोम्स को खींच लिया अपने साइड में। अब दोनों के पास अपना अपना क्रोमोसोम्स है। अब ये क्या है, फाइनली ये जो क्रोमोसोम्स है ये क्या है, इस तरीके से मिलके एक अलग केंद्रक बना लेगा, ये एक अलग केंद्रक बना लेगा। ठीक है, अब केंद्रक बनाने के बाद फिर फाइनली लास्ट प्रोसेस जो होगा एम फेज का, उसमें ये क्या होगा, टूट जाएगा और ये कोशिका ही, ये जो इसका जो पार्ट है ये अलग से टूट जाएगा और फिर क्या होगा, दो अलग सा सेल बन जाएगा। यानी इसके पास अपना केंद्रक, इसके पास अपना केंद्रक। ठीक है, ये आगे का प्रोसेस। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, तो सिंपल सा ये जो माइक्रो ट्यूब से, मतलब वो सेंट्रियोल्स है कह सकते हैं, वो अपना एक कॉपी बना ले रहा है। एक ही था ना पहले, यहाँ पे सेंट्रोसोम कितने थे, एक थे, वो अपना कॉपी बना लेता है, मतलब थोड़ा सा बढ़ने लगता है, दो हो जाते हैं और दोनों होके कहाँ चल जाएंगे, तो दो पोल्स पे, मतलब ये चला जाएगा नॉर्थ पोल पे, ये चला जाएगा साउथ पोल, मतलब दो होके अलग अलग जाके अपना रेडी होने लगे कि हाँ अब तोड़ना है सेल को। ठीक है, यानी क्या क्या हुआ एक बार हम लोग फिर से देखें। पहला था जीवन फेज। जीवन फेज में क्या है, प्रोटीन वोटीन बनेगा, थोड़ा रेडी होगा, सेल थोड़ा बड़ा हो जाएगा कि हाँ भाई अब सेल को तोड़ेंगे। ठीक, और उसके बाद क्या हो जाएगा, जो आपका एस फेज है, इसमें जो सेंट्रियोल्स थे वो एक्टिव हो जाते हैं, ये दो बन जाते हैं, डुप्लीकेट होके दो पार्ट, एक ऊपर में एक नीचे में। अब ये लोग क्या है, पूरा एकदम न्यूक्लियस को तोड़ फाड़ करने के लिए रेडी। फिर ये लास्ट, इसका मतलब ये सेल साइकिल में जो इंटरफेज है उसका लास्ट प्रोसेस है। इसमें क्या है, ये गैप है, मतलब G2 फेज है। तो G2 फेज में क्या होता है आपका, अगर हम लोग G2 फेज में बात कर ले कि G2 क्या है, जैसे S फेज में तो क्या था, DNA रेप्लिकेट हो रहे थे, DNA अलग तरीके से दो बन जा रहा था। हाँ, अब यहाँ पे क्या है, ये G2 फेज में, इसमें क्या लिखा हुआ है देखते हैं हम लोग। यहाँ पे है कि ड्यूरिंग द सेकेंड गैप फेज द सेल ग्रो मोर, मेक्स द प्रोटीन एंड ऑर्गेनल्स begin to recognize its content in preparation for mitosis। मतलब यहाँ पे जो ऑर्गेनल्स है वो थोड़ा सा और, मतलब गैप है ना, यहाँ पे कुछ काम नहीं हो रहा। सिंपल सा गैप मतलब होता है वो छूट जा रहा है, कोई काम धंधा नहीं होना यहाँ पे। लेकिन गैप मतलब वो धीरे धीरे से ग्रो कर रहा है। तो ग्रो करने मतलब जो मेन काम हुआ था कि क्रोमोसोम मतलब DNA बन गया था, दो पार्ट हो गया था। अब ये जो पार्ट है इसमें क्या है, जो बना हुआ चीज़ है वही थोड़ा ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है। अब पूरी तरीके से रेडी है कि अब हमको फाड़ दो, फाड़ दो तो फाड़ देंगे हम लोग, और क्या है। तो ये क्या है, इस तरीके से इसको तोड़ने वाला काम है। क्लियर है। तो G2 फेज में क्या होगा, वो सेल थोड़ा सा और ग्रो करेगा, प्रोटीन बनेगा, उसके ऑर्गेनल्स बनेंगे, इस तरह ऑर्गेनल पूरी तरीके से बन जाएंगे ताकि फिर वो क्या हो जाए, दो पार्ट में टूटे। यानी एक पार्ट था तो इसके अंदर सब कुछ दो दो होना पड़ेगा, उसका डुप्लीकेट बनना पड़ेगा, तो वो सब बन जाएगा। तो फिर इसको आप बोलेंगे हाँ अब इसको तोड़ना है। ठीक है, तो ये G2 फेज है। यानी अभी तक हम लोग किस तरीके से सीरियल नंबर चलते चलना है, G1 फिर S फिर G2। हाँ, अब हम लोग को पढ़ना है मिटोसिस। आज हम लोग मिटोसिस के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो मिटोसिस फेज के बारे में पढ़ना है। अब मिटोसिस देखना है क्योंकि हम लोग मिटोसिस पढ़ेंगे, उसके बाद फिर मियोसिस भी देखेंगे। तो मिटोसिस क्या है, तो जैसा हम बताए थे स्टार्टिंग में सबसे पहले कि देखो सेल डिवाइड होता है तीन तरीके से, जिसमें से दो पार्ट आपके सिलेबस में दिया है जो कि दो मेन है, मिटोसिस और मियोसिस। तो मिटोसिस को हम लोग कहते हैं साधारण कोशिका विभाजन या फिर समसूत्री। ठीक, इसको समसूत्री भी कहते हैं। अब इस केस में होता क्या है,
अगर हम लोग समसूत्री के बारे में बात करें तो हम जैसे बताए थे कि एक कोशिका है वो 2 कोशिका में टूटेगा, और 2 कोशिका में टूटेगा। समसूत्री का मतलब इसके अंदर जितने क्रोमोसोम्स हैं वही दोनों के अंदर आ जाएगा। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, हिंदी में अच्छे से बनाया आप ही लोग के लिए। तो साधारण कोशिका विभाजन यानी समसूत्री कोशिका विभाजन साधारण कोशिका विभाजन है। इसकी संपूर्ण प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी होती है। प्रथम चरण में कोशिका के केंद्रक का विभाजन होता है। इसी प्रक्रिया में केंद्रक विभाजन केंद्रक का विभाजन होगा, यानी न्यूक्लियस टूट जाएगा। विभाजन के द्वितीय चरण में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। इस प्रक्रिया को कोशिका द्रव्य विभाजन कहते हैं। विभाजन के अंत में मातृ कोशिका पुत्री कोशिकाओं में बदल जाता है। तो जैसा हम पहले बता चुके हैं, बस वही चीज़ लिखा है इसमें कि इसको क्या है ना 2 पेज, ये जो पार्ट है मिटोसिस का फेज, ये क्या है 2 पार्ट में, ये भी 2 पार्ट में होता है। यानी हम लोग क्या बोले कि सेल साइकिल 2 पार्ट में था। एक होता है इंटरफेज यानी अपना काम चल रहा है, दूसरा क्या है आपका एम फेज। एम फेज मतलब मिटोसिस कह लो या फिर मियोसिस कह लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से जब मिटोसिस हम लोग पढ़ रहे हैं तो मिटोसिस में क्या होगा, इसको 2 भाग में होगा। जैसे एक केंद्रक है, अब केंद्रक पूरा बड़ा सा बना हुआ है, न्यूक्लियस भी पूरा रेडी है, 2-2 सब कुछ हो गया। सिंपल से ऐसे कह लें कि सेल के अंदर सब 2-2 बन गया। अब समझ लो सेल एक ही दिख रहा है अपने को, बट वो है 2। अब इसको तोड़ना है, तो इसको तोड़े कैसे जाएगा। तो जैसे अंडा हम लोग देखते हैं तो अंडे में क्या पीला वाला पार्ट है ना, तो पीला वाला पार्ट भी पूरी तरीके से अंदर से 2-2 बना हुआ है, और उसके बाद जो व्हाइट वाला पार्ट है जो लिक्विड कोशिका द्रव वो भी 2 बनना है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये न्यूक्लियस के काम होगा। तो न्यूक्लियस को क्या किया जाएगा, ये 2 पार्ट में टूटेगा, ये 2 पार्ट में टूट जाएगा, 2 ठो न्यूक्लियस बन जाएगा। तब फिर लास्ट एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग क्या है वो सेल का जो लिक्विड वाला पार्ट है उसको भी अलग कर देते हैं। तो इसको 2 फेज में तोड़ा जाता है। क्लियर है, एक बार होगा सेल केंद्रक को तोड़ना, दूसरे बार में उसके द्रव्य को तोड़ना। तो देखते हैं जल्दी। हाँ, यहाँ पे क्या था, किस तरीके एक डायग्राम है, देख लो इसको भी अच्छे से। इसमें हो क्या रहा है, सबसे पहले क्या है इसका इंटर वाला काम हो रहा है। अंदरूनी काम क्या हुआ, तो अंदर में सब डबल डबल हो गए, सिंपल सा, ठीक। अब क्या होगा, यहाँ पे ये जो कह सकते हैं क्रोमोसोम्स है, मतलब ये जो केंद्रक है, तो केंद्रक का क्या है 2 पार्ट, 2 अलग अलग केंद्रक बन जाएगा। किस चीज़ से बनेगा, तो ये जो सेंट्रियोल्स है उसकी मदद से 2 केंद्रक बन जाएगा। देखो यहाँ पे 2 केंद्रक बन के तैयार, ठीक। अब 2 केंद्रक यहाँ तक बन गया है, ठीक है। अब यहाँ तक बन गया, फिर लास्ट में खाली ये कोशिका द्रव्य 2 भाग में टूट जाता है। तो 2 भाग में टूटा मतलब 2 सेल बन गया। तो इसी को हम लोग डॉटर सेल कहते हैं, ठीक। कोई नहीं, इसको भी आगे देखेंगे डिटेल में। इसमें मिटोसिस इज अ पार्ट ऑफ सेल साइकिल इन विच रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स आर सेपरेटेड इनटू 2 न्यू न्यूक्लियाई। सिंपल सा भाई, यहाँ पे बात तुमको फाइनली यही समझना है कि अभी वो सेल पूरी तरीके से रेडी है, अब टूटना है। लेकिन सबसे पहले क्या टूटेगा, न्यूक्लियस, उसके अंदर जो केंद्रक है वो 2 केंद्रक में बदल जाएगा, ठीक। अब 2 केंद्रक बदलता है, उसके बाद फिर फाइनली सेल टूट जाता है। अब ये जो टूटता है तो इसका भी अलग फेज है, इसको हम लोग सबको मिला के क्या कहेंगे, एम फेज कहते हैं। अरे इसको हम लोग सब मिला के क्या कहते हैं, तो कह सकते हैं मिटोटिक फेज कहते हैं, यानी एम फेज कहते हैं। जैसे अभी हम लोग पढ़े थे ना वो जो सेल साइकिल है, तो सेल साइकिल में क्या था कि दो थोड़ा गैप है, G1 है, फिर S है, फिर G2 है, और लास्ट में एम फेज है। एम मतलब मिटोटिक फेज है। तो इसमें हम लोग क्या है उसको सेल को तोड़ते हैं। ये सारे मिला के क्या कहलाते हैं तुम्हारे, तो सारे सेल साइकिल के भाग हैं। इसमें सबसे जो मेन काम है ये वाला, इसी को मिटोटिक कहते हैं, ठीक, ऑफ एनिमल सेल। द डिवीजन ऑफ द मदर सेल इनटू 2 जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल। तो इसी में जो होगा ये वाला जो पार्ट है, इसमें सेल को 2 पार्ट में तोड़ देना। क्लियर, हाँ। तो इसके कुछ पार्ट हैं, ये जो होते हैं, जैसे ये मिटोटिक सेल है, यानी कि ये जो पार्ट है अपना, ये वाला जो एम वाला पार्ट है, तो इसका भी कुछ पार्ट है। इसके अंदर भी क्या है, तो हम लोग अभी पढ़ेंगे प्रोफेज, फिर पढ़ेंगे मेटाफेज, ठीक। तो वो सब देखेंगे। तो प्रोफेज इसका फर्स्ट पार्ट होता है। तो प्रोफेज में अगर देख लें तो इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन
in both mitosis and meiosis. Beginning after the intraphase, DNA has already been replicated when the cell enters the prophase. At the end of prophase, when viewed under the microscope, do not show the Golgi bodies, endoplasmic and nuclear membrane. मतलब जब ये कंप्लीट होता है तो ये क्या करता है ना, कुछ कुछ जो पुराने वाले सेल्स होते हैं ऑर्गेनल्स, उसको ख़त्म कर देता है। जैसे जब इसको इस कंप्लीट होने के बाद जब देखा गया तो गोल्गी बॉडीज़ ये सब नहीं दिखे जाते। ठीक, तो ये प्रोसेस को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा है। यहाँ तक क्या हो गया था, यहाँ तक देखो क्या, यहाँ तक में हम लोग क्या बताए थे कि इस तरीके से ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो थोड़े से क्या है ना वीक होते रहता है। ये जो न्यूक्लियस था एक, तो ये न्यूक्लियर का जो कवर है बस ये ख़त्म होने वाला है। प्रोफेज में क्या हो जाएगा, तो ये जो न्यूक्लियस होते हैं वो ख़त्म होने वाले हैं, मतलब ये अब रहेंगे नहीं। ठीक है, ये जो प्रोफेज है इसमें क्या है, जो न्यूक्लियस के जो कवर है ये ख़त्म हो गए, ख़त्म होगा। उसके अंदर क्या होता है, तो क्रोमोसोम्स होते हैं। अब ये क्रोमोसोम्स पूरा रेडी हो जाएंगे कि हाँ अब हम लोग को क्या करना है, तो टूटना है। ठीक है, उसके बाद है मेटाफेज, जो कि इसका दूसरा भाग है। यानी अभी हम लोग क्या देखें, तो ये जो पार्ट था एम फेज का, इसी के अंदर प्रोफेज है, उसके बाद फिर क्या है मेटाफेज। ठीक है, उसके बाद एनाफेज आ जाएगा। तो मेटा अगर इसमें बात कर लें तो इन विच यूकैरियोटिक सेल साइकिल इन द क्रोमोसोम्स आर एट द सेकेंड मोस्ट कंडेंस्ड एंड कॉइल स्टेज, दे आर मोस्ट इन द वी कैन से, मतलब इसको क्या करना है ना, जनरली ये कंडेंस हो जा रहे हैं, जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो सिंपली सा कह रहे हैं हम लोग, ये अलग अलग हो जा रहे हैं। तो क्रोमोसोम्स मतलब इस फेज में होने क्या जा रहा है, किस तरीके से भाग है, तो यहाँ पे जो ये सेंट्रियोल्स थे जो पूरी तरीके से रेडी थे, तो इस फेज में क्या करते हैं, इस क्रोमोसोम्स को इस तरीके से लेटे रहते हैं ये लोग, इस तरीके से लेटे हुए हैं। ठीक, इस टाइप से आराम से लेटा हुआ है। कैसे लेटा, तो पहला जो फेज था इसका सब फेज वाइज हो रहा है, मतलब अभी जो हम लोग देखे थे, मतलब इस केस में क्या हुआ था कि ये जो सेल था अपना न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के अंदर ये जो पार्ट था, मतलब कि प्रोफेज में, प्रोफेज जो इसका पहला पार्ट था एम फेज का, इसमें क्या होगा, ये जो सारे जो क्रोमोसोम्स हैं कह सकते हैं ये अंदर तो है, लेकिन इसका केंद्रक का जो कवर है वो हट गया है, मतलब ये है ही नहीं, केंद्रक नहीं है, केंद्रक का कवर हट चुका था। अब केंद्रक का कवर हट चुका था, ये जो सेंट्रियोल्स थे वो भी यहाँ पे एक्टिव थे। ठीक, यहाँ पे क्या था, सेंट्रियोल्स थे ना इस तरीके से, सेंट्रोसोम इस तरीके से थे। तब इनका काम क्या था, ये सेंट्रोसोम जो थे, तो इसके जो स्पिंडल है, मतलब ये जो धागे हैं, ये थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगता है इस खेज में, ये बढ़ जाता है। अब बढ़ के इस पर चिपक जाता है, एक एक पार्ट को पकड़ लेता है, एकदम आराम से इस टाइप से अलग अलग तरीके से पकड़ के रखता है। मतलब सिंपल सा ऐसे कह लो कि ये जो क्रोमोसोम्स थे, क्रोमोसोम्स को इस तरीके से लिटा दिया गया, लिटा के रख दिया है सीधा में, अभी फाड़े नहीं, उसको फाड़ना है लास्ट स्टेप में। तो अभी तक उसको बस क्या करें, लेटा के रख दिए हैं, और फाइनली उसको फिर क्या करना है, तो उसको साफ कर देना, मतलब उसको तोड़ देना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये किस फेज में होता है, तो मेटाफेज में होगा। मेटाफेज में क्या पार्ट है, तो क्रोमोसोम्स को कह सकते हैं, दो क्रोमोसोम्स को अब अलग करने की प्रक्रिया आ गई है, लास्ट है। उसके बाद अगर हम लोग बात कर ले एनाफेज, तो एनाफेज जो है ये इसका उसके बाद वाला पार्ट है। यानी क्या क्या पार्ट हुआ, तो इस तरीके से हम लोग देख रहे थे, जो कि एम फेज का पार्ट था, जिसमें पहला क्या प्रोफेज है, फिर मेटाफेज है, फिर क्या है, तो एनाफेज है। ठीक है, तो एनाफेज के बारे में बात कर लें, तो इसमें क्या है, मिटोसिस में आफ्टर मेटाफेज व्हेन रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स आर स्प्लिट, इसमें स्प्लिट हो जाएंगे, क्रोमोसोम्स को अलग कर दिया जाएगा। ठीक, न्यूली मतलब नए नए क्रोमोसोम्स बन जाएंगे बिल्कुल, एंड आर मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। उसके बाद क्रोमोसोम्स ऑल्सो रीच देयर ओवरऑल मैक्सिमम कंडेंसेशन इन लेट एनाफेज टू हेल्प क्रोमोसोम्स सेग्रीगेशन एंड द रीफॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियस। मतलब जैसा हम बताए कि दोनों को लिटा दिया गया था, तब इस फेज में क्या करना है, उसको पूरी तरीके से अलग कर देना। क्लियर है?
ठीक, मतलब यहाँ पे प्रोसेस जो चल रहा था अपने को, तो ये पार्ट इस तरीके से हुआ। एक मिनट, इसको थोड़ा सा फिर से यहाँ पे देख लें क्या क्या हो रहा था अभी तक हम लोग क्या क्या देखे। तो सबसे पहले देखें कि एक केंद्रक था, इसके अंदर ये सब भाग थे पूरे। अगले में क्या है, केंद्रक का कवर हट गया, मतलब इसमें पहले वाले में प्रोफेज में ये केंद्रक का कवर हट जाता है। दूसरे फेज में क्या हो रहा है कि केंद्रक का कवर तो है नहीं, तो केंद्रक है ही नहीं, तो अब ये क्रोमोसोम्स है उसको आराम से इस तरीके से कह सकते हो लिटा दिया जा रहा है, ठीक। और यहाँ पे उसके स्पिंडल फाइबर्स थे जो अटैच हो रहे थे, इस बार जो थे अटैच होके ये जो सेंट्रियोल्स थे ये सारे क्रोमोसोम्स के पार्ट को एक तरफ खींच लेते हैं। ये पूरा सेल है ना, यहाँ पे सेंट्रियोल्स है, तो ये भी क्या कर रहा है, इसको खींच ले रहा है, ठीक है, इस तरीके से खींचे जा रहा है। तो यहाँ तक के ये पार्ट हो गया कि दोनों क्रोमोसोम्स को अपनी अपनी तरफ खींच चुके। उसके बाद एक लास्ट फेज है टेलोफेज। तो टेलोफेज इज द फाइनल स्टेज फॉर मियोसिस एंड मिटोसिस इन यूकैरियोटिक। ड्यूरिंग टेलोफेज द इफेक्ट ऑफ प्रोफेज और प्रोमेटाफेज, मतलब न्यूक्लियस मेम्ब्रेन वगैरह जो डिसइंटीग्रेशन था वो रिवर्स हो जाते हैं, मतलब फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाना है, क्योंकि न्यूक्लियस तो टूट गया था ना, अब अलग अलग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को बनाना है। तो एज क्रोमोसोम्स रीच द सेल पोल, अ न्यूक्लियर एनवेलप रीअसेंबल्ड around each set of chromatid and the nucleoli reappears and the chromosome begin to decondense back into the axon and chromatin। मतलब ये फाइनल प्रोसेस है, सिंपल सा ऐसा समझ लो कि आपको ये जानना है टेलोफेज में सब हो गया भाई, खत्म करना है इसको। तो लास्ट फेज है ये। तो लास्ट फेज में क्या हुआ था, अभी तक देखो यहाँ तक पढ़े हम लोग कि ये क्या है, क्रोमेटिन है, ठीक, ये भी क्रोमेटिन है। तो ये क्या किया था, सबको खींच लिया और ऊपर से यहाँ पे एक न्यूक्लियस का कवर भी चढ़ गया। तो यही पार्ट इसमें होता है, ठीक। तो ये पार्ट इसमें हुआ, ये काम हो गया टेलोफेज में। अब लास्ट फेज होगा कि भाई इस सेल को ही तोड़ देना है, मतलब इसको हटा देना है। तो ये फेज था इस चीज़ का, ठीक। यानी कि कहे थे हम कि जो कह सकते हो जो एम फेज है इसको दो पार्ट में तोड़ना था। तो ये सब लोग मिलके क्या किए, तो केंद्रक को तोड़ दिया, दो केंद्रक बना दिए। अब क्या है, कोशिका को तोड़ देना है। तो कोशिका को तोड़ना है, तो कोशिका को तोड़ने के लिए लास्ट फेज होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, इसको साइटोकाइनेसिस कहते हैं। कुछ काम नहीं है इसका, लास्ट है। हुआ क्या था कि ये जो कोशिका था अब बन गया, ये दो ठो कोशिका बन गया। मतलब ये क्या है ना, इस तरीके से दो कोशिका बन चुका है लगभग। अब लास्ट वाला ये जो पार्ट है इसको कुछ नहीं करना, इसको काट देता है, मतलब सेल को काटेगा। अभी तक क्या था, न्यूक्लियस बना था ना, अभी दो केंद्रक तो बन ही गया है। अब दो केंद्रक बना है तो लास्ट में इसका काम होता है कि जो द्रव्य वाला पार्ट है इसको तोड़ देना है, और तोड़ के आराम से इस तरीके से दो सेल बन जाना है। तो यही काम है इसका लास्ट में। ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस द स्पिंडल apparatus partition and transport duplicated chromatid into the cytoplasm of the separation daughter cell। इस तरीके से दो डॉटर सेल बन जाता है। तो यहाँ तक के लिए यही है, ये बस उसी का डायग्राम है, ठीक। तो अगर हम लोग यहाँ तक बात करें तो ये फाइनली जो प्रोसेस था इसको क्या कहते हैं, सेल डिवीज़न कहते हैं। ये मिटोसिस के बारे में था, इसके बारे में हम लोग मियोसिस भी पढ़ेंगे। फाइनली एक बार हम जस्ट समराइज कर रहे हैं सबको। हुआ क्या, ये एक सेल साइकिल का पार्ट है। तो सेल साइकिल में क्या था, पहला इंट्राफेज, इंट्रा मतलब उसके अंदरूनी भाग को ग्रो कराना। उसके बाद फिर क्या था उसका एम फेज। एम फेज में क्या होना था कि सबसे पहले वो क्या है, खुद से तैयार हो रहा था। खुद से तैयार होना मतलब वो तैयार हो गया और टूटेगा। उसके बाद फिर क्या था, जो एम फेज में था वो फाइनली टूटता है। तो एम फेज भी दो भाग में टूट रहे थे। एक है कि सबसे पहले केंद्रक को तोड़ दो, दो भाग में दो केंद्रक बना देना है, और उसके बाद फिर क्या है, वो जो साइटो है मतलब पूरा सेल है उसको दो भाग में तोड़ के बना देना है। तो ये पार्ट था इसमें सेल डिवीज़न में, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।